नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा के एसएसटी के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुनें। ए है, नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। बी है, लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वे कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान है। सी है, लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं। डी है, लोग कठिन जलवायु में रहने को वरीयता देते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए और सी सही हैं। ए और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही हैं। ए है, प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम। बी है, कला संगीत और नृत्य पर बल देना। सी है, पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीक की आलोचना। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की धारणा शरीर तथा आत्मा से है, जो प्रकृति की गोद में स्वस्थ एवं प्रशांत प्रसन्न चित्त होकर विकास करती है। उनका मानना था कि बालक की शिक्षा मातृभाषा में नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होना चाहिए। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में कला, संगीत, नृत्य और भ्रमण, बागवानी, मौलिक रचना इत्यादि पर बल दिया था। टैगोर जी ने परंपरावादी शिक्षा का विरोध किया है, ना कि पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है, जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रितता को दर्शाता है। बी है, वयोबद्ध आश्रित जनसंख्या जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। सी है, चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है वह जन्म एवं मृत्यु की उच्च दरों को दर्शाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हैं। जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण कार्यत आयु वर्ग यानी कि 15 से 65 वर्ष के लोगों को दर्शाता है, जो आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में आते हैं, ना कि आश्रित वर्ग में। और वयोवृद्ध 65 से अधिक आयु के लोग आते हैं। आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है, जबकि चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है जन्म और मृत्यु की उच्च दरों को दर्शाता है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। ए है, तकनीक के निम्न स्तरों पर प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। बी है, स्थानांतरी कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। सी है, स्थानांतरी कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हैं। निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड का साधारण औजारों और अधिक श्रम से पुरातन प्रकार से खेती करता है। स्थानांतरित कृषि इसी प्रकार से की जाती है, जिसमें वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। इससे भूमि उपजाऊ हो जाती है। इसी वजह से स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। मिश्रित कृषि में अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा आधुनिक तकनीकी से किया जाता है। इसमें फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है जर्मनी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए वर्ष 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ए, समुद्र के समीप क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से बहुत भिन्न होता है। कारण बी है, लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है, केंद्र और किसी भी राज्य के बीच विवाद के मामले में उस राज्य का उच्च न्यायालय इस मुद्दे या मुकदमे को ले सकता है। दूसरा ऑप्शन है, औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है। तीसरा ऑप्शन है, जनहित याचिका किसी भी न्यायालय में केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही दर्ज की जा सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत में केवल उच्चतम न्यायालय का है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे वर्ष 1958 में वर्तमान में इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्र और किसी राज्य के बीच विवाद के मामले में मुकदमा केवल सर्वोच्च न्यायालय ही ले जा सकता है। जनहित याचिका अक्सर पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई समाज सुधारक, कोई वकील या एनजीओ दायर करता है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की समीक्षा करता है कि कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। यदि उल्लंघन कर रहा है तो उच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चार्टों, रेखाचित्र, समय सीमाओं तथा मानचित्रों का प्रयोग इसके अधिगम को बनाता है। ए है इसकी प्रकृति की ओर वैज्ञानिक, बी है छात्रों के लिए भागीदारी पूर्ण तथा क्रियाशील, सी है काफ़ी समय लेने वाला एवं उबाऊ, डी है ज़्यादा संगठित, ई है विचारों एवं संकल्पनाओं के विकास में सहयोगी। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए, बी, डी और ई। ए, बी, डी और ई। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री वह साधन है जिससे विद्यार्थी का सीखना अत्यंत सहज हो जाता है। वर्तमान युग में छात्रों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार सामाजिक, वैज्ञानिक और व्यावसायिक ज्ञान के लिए अधिगम निर्धारित करते समय अध्यापक छात्रों की अधिकतम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पांडुलिपि पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द विषय पर चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं। ए है लेखा जोखा तथा कर, बी है पत्र तथा संतों की शिक्षाएं, सी है अभिलेख या पुरालेख और डी है अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी और सी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पांडुलिपि विषय पर चर्चा करते समय लेखा जोखा तथा करपत्र तथा संतों की शिक्षाएं, अभिलेख या पुरालेख चर्चा का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इन तीनों विषय का संबंध लेखन कला से है, जबकि अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण का संबंध वास्तुकला से है।
7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय वास्तुकार कक्ष में दरवाजे और खिड़कियां अधिक संख्या में बनाने लगे थे। तब छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 ऊर्ध्वाधर खंभों पर आर पार सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला के इसी शैली को अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि छात्रों को समझ में नहीं आता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन करने के लिए कहें। दूसरा है, अवधारणा को फिर से अलग तरीके से समझाए। तीसरा है, मॉनिटर से नोट उपलब्ध कराने के लिए कहे। चौथा है, विषय को एक और दिन के लिए छोड़ दे। विषय को एक और दिन के लिए छोड़ दे। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधारणा को फिर से अलग तरीके से समझाए। यदि छात्रों को समझ में नहीं आता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है तो एक आदर्श शिक्षक को चाहिए कि वह अवधारणा को अलग अलग तरीके से समझाए, क्योंकि कक्षा में सभी छात्रों की समझ यानी कि मानसिक क्षमता एक समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आप विषय संबंधी धारणाओं और उनका राष्ट्र के साथ संबंध को संबोधित करना चाहती हैं। निम्न में से कौन से उपागम पाठ योजना हेतु सबसे उपयुक्त होंगे? ए है, किस प्रकार विकासात्मक चुनौतियों जैसे गरीबी और निरक्षरता ने राष्ट्र को विफल कर दिया है पर जोर देंगी। बी है, लोग राष्ट्र के साथ स्वयं को कैसे जोड़ कर देखते हैं, इस पर स्थानीय बोध को शामिल करना। सी है, राष्ट्र की परिकल्पना के विविध तरीकों को चर्चा में समायोजित करना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल बी और सी। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक या शिक्षिका को विषय संबंधी धारणाओं और उनका राष्ट्र के साथ संबंध को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित पाठ योजना उपयुक्त होंगे, जैसे कि लोग राष्ट्र के साथ स्वयं को जोड़कर कैसे देखते हैं, स्थानीय बोध को शामिल करके एवं राष्ट्र की विभिन्न परिकल्पना के तरीकों को चर्चा में समायोजित करना। इस प्रकार विकल्प बी और सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए सर्वाधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं। ए है, वर्तमान चुनाव उन प्रकारों से किस प्रकार भिन्न है जिनसे जनपदों के शासक का चयन होता था। बी है, आप कर्मकारों के सदस्य थे, अपने राजा को पत्र लिखें ताकि आपको गणों में भाग लेने की अनुमति मिल जाए। सी है, क्या कारण हो सकते हैं कि दासों और कर्मकारों को गणों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। डी है, कौन से वो समूह थे जो गणों की सभा में भाग नहीं ले सकते थे। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल बी, ए, बी और सी। ए, बी और सी। समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी क्षमता है जिससे वस्तुनिष्ठ तरीके से सूचना और अनुभव का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रश्न संख्या समालोचनात्मक चिंतन सत्य, असत्य और सही गलत के मध्य अंतर स्पष्ट करने की कला है। यह व्यक्ति को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने की ओर आकर्षित और अभिप्रेरित करता है। यह व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विचार करने और उचित मूल्यांकन करने का कौशल प्रदान करता है। साथ ही साथ यह व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा का विकास भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है? ए है, सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित कैसे किया जाता है। बी है, निम्नलिखित का पूर्ण रूप दीजिए। ILO, FAO, UNESCO, यूनेस्को,
UNICEF और WHO। सी है शिशु मृत्यु दर में मातृ मृत्यु दर कैसे भिन्न है। डी है उन तरीकों पर चर्चा करें जिनमें एक स्थायी एवं नियमित रोजगार भिन्न है एक अनियमित रोजगार से। ई है भारत में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया का व्याख्या करें। सही विकल्प का चुनाव करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, A, C और E। A, C और E। मनुष्य के मस्तिष्क में संगठित और मूल्यांकित सूचनाओं का उद्देश्यपूर्ण प्रयोग ही ज्ञान कहलाता है, जबकि प्रक्रियात्मक ज्ञान को समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त अर्जित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है? ए है आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए। ए है आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए। बी है सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करें। सी है कृषि विकास शब्द से क्या समझते हैं। डी है निर्वाह कृषि की व्याख्या कीजिए। ई है रोपण कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी। संज्ञानात्मक विकास में मानसिक कल्पना, भाषा चिंतन, स्मृति विकास, तर्कणा, समस्या समाधान आधार का काम करती है, जिसका प्रयोग पूर्व अनुभवों को संगठित करने के लिए किया जाता है। जो नए ज्ञान के लिए पियाजे ने बालक के ज्ञान को स्कीमा से निर्मित माना जाता है बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए है कोई स्थायी सेना नहीं होती है। बी है कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। सी है दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे। डी है राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए, बी और डी। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान 4 वेदों की रचना हुई थी, जिसका नाम ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अर्थवेद है। इस काल में पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, जबकि दास और दस्यु यज्ञ नहीं करते थे। इस काल के राजा सरदार कहलाते थे, जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। उनका चुनाव लोगों के द्वारा होता था। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास कोई स्थायी सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। कारण है 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे और उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। कारण है मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, पर आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए कथन है, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा, जिसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ते गए और महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। बी है, कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थीं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत के संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था में मौजूद हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय को राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करने की अनुमति होगी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस समय मतदान की उम्र सीमा 21 वर्ष थी, किंतु वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ए है मध्य अमेरिका, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, सी है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, डी है दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए, सी और डी। भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागरीय समीप वाले प्रदेश में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में भी पाई जाती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के फल भी पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुदाब के विषय में दिए गए कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए है, वायुदाब बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर बना बड़ा दबाव है। बी है, निम्न दाब आसमान में बादल उपस्थित और मौसम से संबंधित हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए असत्य है और बी सत्य है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संसाधनों और उनकी विशेषताओं का सही मिलान कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं दोस्तों? नवीकरणीय संसाधन उन्हें कहते हैं जिन्हें समय के साथ शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित किया जा सकता है, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा, वायु, जल। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? इनका भंडारण सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने पर उनके नवीकृत और पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और बताइए दोस्तों, वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय
इस समय प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र के दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप। और संभाव्य संसाधन किन्हें कहते हैं? संभाव्य संसाधन वे होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है और इस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जैसे कि आने वाले समय में इसका प्रयोग हो सकता है, जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसाधनों से संबंधित कौन सा कथन गलत या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है वायु, जल, मिट्टी और खनिज प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा ऑप्शन है समय के साथ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तीसरा है लोग स्वयं संसाधन नहीं हैं। चौथा है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। लोग स्वयं संसाधन नहीं हैं। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता यानी कि मानसिक और शारीरिक से है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों का कार्यवर्गों के साथ सुमेल कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इसका मिलान इस प्रकार करेंगे दोस्तों। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही और गलत बताएं। ए है राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं। बी है विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी या संगठित होती है। सी है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद सदस्य लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे अधिक प्रासंगिक है? पहला ऑप्शन है विभिन्न देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। दूसरा है सामाजिक रचना के रूप में जेंडर। तीसरा है जेंडर पर आधारित व्यवसायों की सूची। और चौथा है महिलाओं के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सामाजिक रचना के रूप में जेंडर समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सामाजिक रचना के रूप में जेंडर सबसे अधिक प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तकों का केंद्रण है। ए है इतिहास की खोज तथा व्याख्या कैसे हुई। बी है साक्ष्य का एक तरण और परीक्षण कैसे होता है। सी है राजाओं और रानियों के जीवन वृत्तांत पर। डी है मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना, ना कि कौन, कब और कहाँ के वितरण में खो जाना। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी तथा डी। इतिहास की खोज तथा व्याख्या, साक्ष्यों का एकत्रण तथा परीक्षण, साथ ही मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर इतिहास की पुस्तक का संकेंद्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से निम्न प्रश्न पूछती है। पंचायत को एक समिति के द्वारा ही कार्य क्यों करना होता है? क्यों सरपंच को ही सारी शक्तियां नहीं दे दी जाती हैं? उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न किस प्रकार के उत्तरों की अपेक्षा करता है? ए है पंचायत व्यवस्था की गहन समझ। बी है खतरों व लाभों के बारे में सोचना। सी है केवल व्यवस्था की कमियां दिखाना। डी है विभिन्न विकल्पों की तुलना करके स्थिति को बेहतर बनाने की लगातार खोज में लगना। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए, बी तथा डी।
ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। इसी वजह से पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी माना जाता है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, जैसे निर्माण कार्य समिति, जल प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण पर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिया औपनिवेशिक बंगाल में नील की खेती करने वाले लोगों की स्थितियां या हालातों को समझना चाहती थी, किंतु उसके लिए वह केवल द्वितीय स्रोत ही जुटा पाई। निम्न में से कौन से साक्ष्य उसे मिले? ये है 19वीं शताब्दी के बंगाल में नील की खेती पर एक इतिहासकर्ता का अनुसंधान। भी है नील विद्रोह के दौरान नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा गाए गए गीत। और सी है नील आयोग द्वारा नील कृषक का लिया गया साक्षात्कार। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए। प्राथमिक सामग्री को उपलब्ध कराने वाले साधन प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। प्राथमिक सामग्री के लिए अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाकर मूल स्रोत से तथ्य एकत्र करता है, जबकि द्वितीयक स्रोत किसी ऐसे व्यक्ति का प्रमाण है जो घटना के समय मौजूद नहीं था। उदाहरण के लिए इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, सामाजिक विज्ञान में केंद्रण उपयोगितावाद से हटकर समतावाद पर होना चाहिए। कारण है, उपयोगितावाद से हटकर समतावाद पर केंद्रण से समता, न्याय व आदर जैसे प्रतिमान के मुद्दे संबोधित हो जाते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ए तथा आर सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता या लोगों ने कैसे विरोध जताया, इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है, मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध। दूसरा ऑप्शन है, कंपनी फौज में कार्यरत एक सिपाही का जीवन वृत्त। और तीसरा है, विभिन्न सरकारी कार्यालय शाखाओं में भेजने हेतु कंपनी अधिकारियों या प्रशासकों द्वारा तैयार किए गए नोट्स व रिपोर्ट्स। चौथा ऑप्शन है, उस समय के एक ग्रामीण व्यक्ति द्वारा लिखी पुस्तक जिसमें उसने अपने आसपास के लोगों के संवेगों का वर्णन किया हुआ है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता ने विरोध जताया, इस कथन का अध्ययन करने के लिए द्वितीय स्रोत का उदाहरण मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध है। द्वितीय स्रोत वो हैं जो प्रकाशित और अप्रकाशित कार्यों से आंकड़ों को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए विद्यार्थी द्वारा द्वितीयक स्रोत के प्रयोग की ओर इशारा करता है? ए है, एक सरकारी अस्पताल में भ्रमण। बी है, एक फिल्म की समीक्षा करना। सी है, एक स्वतंत्रता सेनानी का साक्षात्कार करना। डी है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर एक वृत्त चित्र। और ई है, सिक्कों के संग्रहालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भ्रमण। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी तथा डी। इस प्रश्न में परियोजना कार्य करने वाले छात्र द्वारा स्वयं सरकारी अस्पताल में भ्रमण करना, स्वतंत्रता सेनानी का साक्षात्कार लेना एवं सिक्कों के संग्रहालय में भ्रमण करने जैसा कार्य किया जा रहा है, इसलिए यह प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। जबकि किसी विषय वस्तु पर फिल्म निर्माण या प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग पर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण पहले किसी ने कर लिया है, इसलिए परियोजना के लिए विद्यार्थी द्वारा इसका प्रयोग द्वितीय स्रोत की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के परियोजना कार्य के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक के विकास के लिए जरूरी माना गया है? ए है अधिगम के उद्देश्य, बी है अधिगम के परिणाम और सी है निष्कर्ष। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी। रूब्रिक का मूल्यांकन करने का रूब्रिक एक मूल्यांकन करने का उपकरण होता है जिसका निर्माण करके विद्यार्थियों के किसी क्षेत्र जिसमें पाठ्यचर्या विषयों और पाठ्यचर्या गतिविधियों और सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केवल अधिगमकर्ता के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है? पहला ऑप्शन है 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी। दूसरा है 17वीं शताब्दी में आप सूरत से पश्चिम एशिया तक की यात्रा की योजना बना रहे हैं, आप क्या क्या व्यवस्थाएं करेंगे। तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के दौरान लोगों के जीवन के लिए क्या विश्व प्रासंगिक था। और चौथा ऑप्शन है आपको क्या लगता है कि मंदिरों के आसपास नगरों का विकास क्यों हुआ। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना के विषय में वस्तुनिष्ठ सूचना व जानकारी को तथ्यात्मक ज्ञान कहते हैं। इस आधार पर विकल्प पहला सही तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है। इसलिए 15वीं शताब्दी के दौरान तंजावुर नगर को जल आपूर्ति कैसे होती थी। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।